हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट से स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने बताया था कि हम अब पढ़ रहे हैं, मैं थॉरली रिवीजन करूंगी और मतलब उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलो। सबसे पहले है क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले कौन सा क्या आता है? सबसे पहले हमारा आता है वो है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। जो मतलब बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वो मैं क्या करूँगी, मैं चैप्टर्स रीड नहीं करूँगी, बिकॉज चैप्टर रीड करते करते हमारा टाइम बहुत चला जाएगा। मैं शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो टॉपिक में से हमें सबसे ज़्यादा नीट में आती है ना, वो मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे कि यहाँ से देखो, यहाँ से जो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, ये वाला देख लेते हैं पहले। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रही होगी। दिख रही है, विजिबल है। चलिए देखो, सबसे पहले पढ़ना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते किसको है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मतलब जिसको बोलते हैं, देखो क्या है, एक हाइड्रोकार्बन होती है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट कंपाउंड। जो हाइड्रोकार्बन है और उसकी डेरिवेटिव है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एंड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मिल गया हमको, जो कि हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, जिसमें हाइड्रोकार्बन का मतलब देखिए कि जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जो कंपाउंड आपका हाइड्रोजन को मिला के और कार्बन को मिला के, दोनों को मिला के बनाई जाती है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और उसका डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे हाइड्रोकार्बन की जगह पे, जैसे कि कार्बन और कार्बन के बाद उसकी जगह पे कोई और कंपाउंड जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इट्स डेरिवेटिव। जैसे कि मैंने लिखा है RH का मतलब हाइड्रोकार्बन लिखा है मैंने। ठीक है, और उसके बाद RG, यहाँ पे देखो मैंने G लिखा है, तो G का मतलब मैंने लिखा है इसका डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो डेरिवेटिव G का मतलब मैंने लिखा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे कि R तो आपका एक अल्काइल ग्रुप हो जाएगा, या जो दिया हो अल्काइल ग्रुप हो, बेंजाइल ग्रुप हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन G है, G फंक्शनल ग्रुप है। तो G फंक्शनल ग्रुप जैसे OH लग जाएगा, तो OH किसको बोलते हैं? OH का मतलब हमारा हो जाता है मिथाइल, ये अल्कोहल, और OH मतलब अल्कोहल। ऐसे ही SH, ऐसे ही X किसको बोलते हैं हम? हेलोजन ग्रुप। तो हेलोजन मतलब फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ऐसे ही किसी ग्रुप होंगे तो उसको जिसका हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन हो गया, और उसके स्टडी मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिस फेज में हम पढ़ते हैं, जैसे 3 हो गई ना हमारी बुक, 3 मतलब हो गया, और 3 पार्ट में बांटा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो जिस केमिस्ट्री के जिस पार्ट में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उस कंपाउंड उस पार्ट को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? चलिए, ठीक है, तो बुक में इसी के बारे में आपको ये पूरा का दिया हुआ है कि आपको क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं वो। ठीक है, तो अब पढ़ लो। सबसे पहले हमें दिया है कैटनेशन। तो कैटनेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो हेडलाइन दिया हुआ है वो सबसे हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कैटनेशन। कैटनेशन का मतलब वो होता है हमारा कि, देखो समझ गया, होता है कि ड्यू टू कैटनेशन का मतलब सेल्फ लिंकिंग। जिसके पास सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी होगी, जो सेल्फ लिंकिंग का मतलब क्या हुआ, खुद से जुड़ने की कैपेबिलिटी। एक मतलब कंपाउंड, ये जैसे कि कार्बन से जुड़ता है, तो वो कार्बन से जुड़ने की जो कैपेबिलिटी होती है ना कार्बन की, उसको हम बोलते हैं कैटनेशन। ठीक है, तो वो जो कार्बन से जुड़ने की कैपेबिलिटी है तो उसको हम कैटनेशन बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू कैटनेशन, ये सेल्फ लिंकिंग कैपेसिटी। देखिए कैटनेशन का मतलब हमारा हो गया सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी और या फिर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेल्फ लिंकिंग कैपेबिलिटी लिख लीजिए या प्रॉपर्टी लिख लीजिए, प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी है, अब वो किसका है? प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन का, एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो बोल रहे हैं जिसकी एक से ज़्यादा जुड़ के, जैसे कि बहुत जैसे कि कार्बन क्या होता है कि एक R है, तो R आपका पूरा अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप तो कितना चेन तक होता है वो, मतलब 1 का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, जैसे कि जैसे बढ़ता है वैसा आप बोलते हो। जैसे कि अगर 1 और प्लस CX लगा हो, तो एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए कि एज फॉर एग्जाम्पल यहीं पर लिख लीजिए कि अगर 1 मतलब CH3 और उसके साथ X लगा हो, तो आप इसको क्या बोलते हो कि मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है। अगर CH3 की जगह पे आपको C2H5 लिख दे तो वो उसको क्या बोलते हो? इथाइल बोलते हो। तो वैसा ही है। ठीक है, जिसके पास, अब उसी का मतलब यही बताया हुआ है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब उस एक साथ कार्बन जुड़ के मतलब बहुत सारा नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, अब देखो कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू शो कैटनेशन। मतलब कार्बन के पास जैसे पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में जो होता है, कार्बन की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है, क्या बोलते हैं, कैटनेशन शो करने की। वैसे होता है बस इसी ग्रुप का, जो कार्बन फैमिली हमारी है, उसी फैमिली में जो होती है कि एक कैटनेशन टेंडेंसी शो करता है, वही फैमिली शो करती है, बट बस उसमें भी कार्बन सबसे ज़्यादा शो करती है। समझ गए, उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन शो करता है? कार्बन। तो ये वाला लाइन हेडलाइन लगा के लिख लीजिएगा। जैसे हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना कार्बन फैमिली, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें मैं पढ़ाऊंगी कि सबसे ज़्यादा कार्बन का कैसे होता है। ठीक है, तो अभी याद कर लो, कार्बन हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू शो कैटनेशन। ठीक है, कैटनेशन शो करने की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी किसकी है? कार्बन की है। ठीक है, याद कर लिया। देखो क्यों, ड्यू टू, इसका रीज़न क्या है, क्यों शो करता है सबसे ज़्यादा। देखो तब इसका है, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है,
देखो यहाँ पे देखिए, इसका सबसे ज़्यादा रीज़न ये है कि ड्यू टू इट्स टेट्रा वैलेंसी, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की 4, इसकी वैलेंसी होती है 4, इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और कार्बन हमारा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब बॉन्ड फॉर्म करता है ना, इसकी वजह से। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, और इसकी साइज बहुत छोटी होती है। हाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, और कार्बन कार्बन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रिलेशन मैंने बनाया है, इस रिलेशन को भी याद करिएगा। जैसे बॉन्ड एनर्जी है जो साइज पे डिपेंड करता है। कैसे? बॉन्ड एनर्जी है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, बॉन्ड एनर्जी है जो हमारे साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स जितना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा उतना ज़्यादा हमारा कैटेनेशन टेंडेंसी कार्बन की बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी उतने ज़्यादा कैटेनेशन पावर बढ़ेगा। तो वही दिया हुआ है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका कैटेनेशन पावर होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अब देखिए, अब हम सबसे पहले हमें पढ़ना है कि बोला है कि इसमें एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया हुआ है कि एक है ना यूरिया। यूरिया हमारा सबसे पहला कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेसाइज हुई थी। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनना स्टार्ट हुआ, फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, तो सबसे पहला जो फर्स्ट कंपाउंड बना वो उसका नाम यूरिया है। यूरिया देखिए, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बिकॉज ये जो आगे जाके ना ये कब पूछ सकता है, वैसे नीट में ना पूछे तो बोर्ड में पूछे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना ये कि फर्स्ट बार मतलब सब अगर देखो हमेशा हमको क्या याद करना पड़ता है, सबसे पहले हमें याद रखना पड़ता है कि जो कोई भी चीज़ पहली बार होती है, जैसे कोई भी चीज़ जो फर्स्ट बार करता है, जो फर्स्ट रैंक लाए, चाहे जो भी फर्स्ट बार जो करता है उसको हमेशा याद रखते हैं। तो वैसा ही है कि यूरिया सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था, इसके लिए इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, वो कहाँ से बना था? वो अमोनियम साइनेट से उसको हमने हीट करी थी। अमोनियम साइनेट का मतलब क्या हुआ? अमोनियम मतलब NH4, साइनेट मतलब CNO। तो अमोनियम साइनेट को जब हमने हीट करा तो उससे हमारा बना क्या बोलते हैं? यूरिया। यूरिया NH2CO NH2। ठीक है, और ये कंपाउंड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन आर्टिफिशियल। ये कंपाउंड हमने मतलब नेचुरली खुद से नहीं बन गया। ऐसे कि देखो कैसे बना, अमोनियम साइनेट था उसको हमने हीट किया, मतलब ह्यूमन बींग उसको लैब में लेबोरेटरी में हीट किया गया तब वो बना। सो याद रखिएगा, ये कंपाउंड क्या है? मैन्युफैक्चर होता है आर्टिफिशियली। ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियली मतलब क्या हुआ? हमारा हमने बनाया, लेबोरेटरी में बनाई गई इसको। ठीक है, याद रखिएगा। समझ गए? चलिए, इतना तो याद हो गया आपको। चलिए समझ गए? अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो हमने पढ़ा तो इसमें बस यही 2 चीज़ इंपॉर्टेंट थी, और सब इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बिकॉज आपको डेट वगैरह दी हुई है, तो नीट में डेट वगैरह नहीं पूछता है। ठीक है, सो हमें अगर आप रीड तो आपको थॉरली करनी है जो मैं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज आपको एक एक लाइन स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना है। जितना मैं पढ़ा दूँ उतना आप क्या करना, घर पे जाके घर पे खुद से नोट्स के साथ इसको पढ़ लेना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन का जो टेट्रा वैलेंस है मतलब मीन्स अब हमें पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, सो द शेप ऑफ द कार्बन लिखा हुआ है कि दिस द शेप ऑफ द कार्बन मतलब द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोल रहा है कि हमें फंडामेंटल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर का जो दिया हुआ है किसी भी चीज़ का, वो हमें बेसिक किसके लिए दी हुई है कि हम उसका क्या बोलते हैं, उसका प्रॉपर्टी, उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या प्रेडिक्शन उसके उनको समझ सके, इसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। देखो आगे पढ़ना है, इट मे बी रिकॉल दैट फॉर्मेशन एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल लाइक मीथेन CH4। मैंने पहले बताया कि मीथेन का मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल कार्बन का मतलब कार्बन का एक दिया हुआ है, एक नंबर है कार्बन का, CH4 लगा तो ये होता है मीथेन। फिर इथेन, इथेन उसके बाद इथाइन। इथाइन देखना, हमें हमेशा इथाइन में और इथीन में आपको कंफ्यूजन होता है। तो इथीन का मतलब हुआ C2H4 और इथाइन का मतलब C2H2। इसका फॉर्मूला तो आपको पता होता है ना कि CnH2n+2 और CnH2n-2 ऐसे करते हैं तो उससे में निकलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ बेसिक है, ये सब चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, आर एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द यूज ऑफ sp2 एंड sp। ये सब है ना जो हमारा कि इसका जो स्ट्रक्चर है मतलब इसके बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो sp3 होता है, sp2 होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन एटम के मतलब उसका रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल के वजह से। ठीक है, देखिए अब लिखा हुआ है हमारा ग्रेटर द एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर अगर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मीन्स एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिविटी। जितनी ज़्यादा एस कैरेक्टर होगी उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी उसकी होगी। ठीक है, सो ये वाली लाइन याद रखिएगा कि जितना मीन्स कहने का मतलब SP ऐसे देखना है कि SP SP2 SP3 ये मतलब बता रही हूँ मैं। देखो लिखा भी हुआ है, दस द कार्बन एटम हैविंग एन sp ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल विथ 50% एस कैरेक्टर एंड आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ द अपोजिंग sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब देखो SP का मतलब क्या हुआ, इसमें एक S हुई और दूसरा P, एक S हुआ और दूसरा P हुआ। अब S एक है और दूसरा P है, तो उसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हाफ होगा, 50% S होगा, 50% P होगा। तो ये बोला जा रहा है। अब sp2 है, sp2 का मतलब क्या हुआ कि उसमें वो पूरा का पूरा टोटल 3 में से 1/3 हमारा जो है वो है एस कैरेक्टर। ठीक है, तो ये वाला आप याद कर लीजिएगा, मतलब ऐसे रिमेंबर करने के लिए मैं जस्ट है ना शॉर्ट नोट्स है ये सब। ठीक है, देखो इससे कहने का मतलब है कि जैसे कि आपका हो गया, यहाँ पे लिखो नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स करके लिखिए। हाँ ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स करके लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, सो नोट्स बना के लिखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड और बाइटल। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए आप एस कैरेक्टर। ठीक है, हाइब्रिड और बाइटल हो गई, यहाँ पे हम लिखेंगे एस कैरेक्टर। ठीक है, ठीक है, सो हमने क्या कौन कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल पढ़ा है, SP सबसे पहले, फिर दूसरा SP2, फिर तीसरा SP3।
ठीक है, 3 हमने पढ़ा है, देखो हमने 3 पढ़ा है, जिसमें से देखो अब इसमें क्या है, ये 2 है, मीन्स कितना हुआ, एस कैरेक्टर कितना होगा, इसको कैसे निकालते हैं, देखो ये कितना है 1 + 1 = 2, टोटल नंबर हमारा 2 हुआ, तो ये इसमें एस का कैरेक्टर कितना है 1/2, ठीक है, समझ गए। अब परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 = 50%, इसमें एस कैरेक्टर कितना आया हमारा 50%। सेम ऐसा ही ये है 1 एस 2 पी मीन्स 3, टोटल नंबर इसमें 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे ऑर्बिटल लिख लीजिए, ठीक है 3 है, और 3 में से एस कैरेक्टर कितना है हमारा 1/3, ठीक है, = कितना हो जाएगा ये इंटू 100, ठीक है, = ये हो जाएगा हमारा 33%, समझ गए, 33.33% होगा, तो आप उसको 33 भी लेकर चल सकते हैं। तीसरा हमारा है ये, इसमें देखो ये तीसरा वाले में आप देखोगे तो इसमें कितना है ऑर्बिटल हमारा 4, टोटल हमारा 4 है, जिसमें से हमारा एस कैरेक्टर कितना है 1/4 मीन्स 25%। देख रहे हैं, जैसे जैसे आप क्या करते हैं पी का कैरेक्टर मीन्स जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ा रहे हो तीनों में, तो एस कैरेक्टर आपकी क्या होती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। सो यही बोल रहा है, अब इसमें बोल रहा है कि ग्रेटर द एस कैरेक्टर, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मीन्स लिख लीजिए यहाँ पे एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो इसी से आप याद कर सकते हो कि जैसे हमारी इस सब में लिखा जाए तो इस सब में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसमें आपकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी लिख लीजिए मतलब टेबल, सबसे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसपी का, फिर उसके बाद हो जाएगी हमारी sp2 की, फिर हो जाएगी हमारी sp3। आपको समझ आ गया होगा कि ये तीनों मैंने क्या क्यों लिखा है, कि देखो सबसे ज़्यादा कम हम एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में है sp में, तो सबसे ज़्यादा इसका हुआ, फिर sp2 में है, फिर sp3 में है, ठीक है, समझ गए। चलिए देखो अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमें सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताई हुई है। देखो अब सबसे पहले क्या करना है कि बोल रहा है कि ये तो आपको पता है पाई बॉन्ड मतलब होता है पाई का ये सिंबल दिया हुआ है। अब पैरेलल ओरिएंट पाई बॉन्ड बनता कैसे, सबसे पहले पूछा है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड का पैरेलल ओरिएंटेशन होता है ऑन एडजेसेंट एटम इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर साइडवे ओवरलैप। बोल रहा है कि प्रॉपर साइडवे ओवरलैप के लिए 2 एडजेसेंट एटम होना चाहिए, जिस मीन्स ये ऐसे बोल रहा है आपको कि अगर आपके पास कोई एटम है तो इसका ऐसे इस फॉर्म में बोल रहा है, एक ये फॉर्म होगा और ये दिस, एक ये फॉर्म होगी एक ये फॉर्म होगी, ये एक दूसरे का एडजेसेंट साइड है और एक दूसरे का, तो वही बोल रहा है कि एक दूसरे का एडजेसेंट एटम होना चाहिए और पैरेलल ओरिएंटेशन होना चाहिए। मीन्स जो एक्स एक्स है तो एक्स एक्स एक साथ होने चाहिए और एक्स वाई 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 एक साथ होने चाहिए, जेड जेड पी एक्स एक साथ, मीन्स पी एक्स एक साथ, पी वाई एक साथ, पी जेड एक साथ। तो ये अगर ये सारी ओरिएंटेशन होंगी तो उसका जो क्या होता है प्लेन ऑफ रोटेशन होगा वो सेम प्लेन में होगी। ये बात याद रखिएगा कि जैसे पी एक्स लिख लीजिए, ये भी नोट करके लिख लीजिए, यही सब चीज़ें जो आपको पूछता है ये सब चीज़ ना डायरेक्टली एग्जाम में दे देगा। मीन्स देखो 2 एटम लिए पी एक्स पी वाई और पी जेड ये तीनों होंगी, तो ये तीनों होंगी तो इससे जो हमारा ओरिएंटेशन बनेगा, जो रोटेशन बनेगा वो क्या बनेगा हमारा सेम प्लेन में, ठीक है। तो इसका लिख लीजिए ओरिएंटेशन हमारी होती है वो सेम प्लेन मीन्स, ठीक है, एक ही प्लेन में होगी, ठीक है, समझ गया। तो वही हमें यहाँ पे पूछ रहा है और यही हमें यहाँ पे बता रहा है कि वो तीनों के तीनों क्या होगी हमारी सेम प्लेन में, समझ गए। ये दोनों की दोनों हमारी क्या होगी सेम प्लेन में होगी। अब देखो अब हमसे बोल रहा है हमको कि देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखो क्या लिखा हुआ है, पी ऑर्बिटल, जो हमारी पी ऑर्बिटल होती है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, एंड बोथ पी ऑर्बिटल आर म्यूचुअली पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर नहीं, सबसे पहले म्यूचुअली पैरेलल होता है और एक दूसरे के इसका बोथ द पी ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूलर। देखो अब बोल रहा है कि दोनों है एक दूसरे को तो म्यूचुअली पैरेलल है, जैसे कि हमने पढ़ा, देखो अभी मैंने बताया कि ये दोनों क्या है, ये पी एक्स मान लो इसको पी एक्स नहीं है, ये पी एक्स है और ये पी एक्स है, एक दूसरे का म्यूचुअली पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो दो लाइन जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये दोनों क्या है पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल है अब एक दूसरे के, अब बोल रहा है ये दोनों पैरेलल होने के साथ साथ क्या होने चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए और उसका दोनों पी ऑर्बिटल जो है हमारी आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। अब इस दोनों की प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, हाँ ये वाला अगर ले लो तो ये वाला जो है ये ऐसे रखा हुआ है, मीन्स देखो ये आपका ऐसे रखा हुआ है, मैं जैसे अगर समझा दूँ तो ये पी एक्स है और ये पहले वाले का पी एक्स है, दूसरे वाले का पी एक्स है, तो ये दोनों हो गई। अब इस दोनों के बाद हमें बोल रहा है क्या कि ये देख लीजिए ये दोनों हो गए। अब बोल रहा है कि ये दोनों पी ऑर्बिटल है जो एक दूसरे के तो पैरेलल हो गई म्यूचुअली। अब उसके बाद बोल रहा है पी ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। अब इस दोनों के मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल की एक प्लेन होगी ना, तो उस प्लेन में मान लो कि ये वाली प्लेन है, जैसे ये हमारी 2 हो गई। अब देखो ये वाली हमारी प्लेन चल रही थी, ठीक है, ये और इस दोनों के ऐसे, ये ऐसे होगी, समझ रहे हो, ये ऐसे होगी या फिर ये बीच में से, जैसे कि मतलब 3D में आपको नहीं दिख रहा होगा बट ऐसे ही है, ठीक है, एक ऐसे है और ये वाली ऐसे चल रही है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे एच टाइप का है ये, ठीक है, ये एच टाइप का ऐसे बना हुआ होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो कि आपका जो ये एक दूसरे का म्यूचुअली पैरेलल मॉलिक्यूल का जो है ये जो प्लेन है ये प्लेन ऐसे होगी, ठीक है। चलिए समझ गई, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है,
मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री होता नहीं है, म्यूचुअली प्लेन वाली है इसमें, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यही है, अब बोल रहा है रोटेशन ऑफ वन CH2 फ्रेगमेंट। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ये वाली एग्जाम्पल लर्न कर लीजिएगा। CH2 मॉलिक्यूल, इसी CH2 मॉलिक्यूल को लेके हमें सारा का सारा ये पूरा समझाया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये CH2 मॉलिक्यूल दिया हुआ, उसी का बोल रहा है द रोटेशन ऑफ वन CH2 मॉलिक्यूल। एक CH2 मॉलिक्यूल का जो रोटेशन होगा हमें, वो रोटेशन दिया हुआ है फ्रेगमेंट विथ respect to the other interface with maximum overlap of p orbital and therefore such rotation are about carbon carbon double bond। बोल रहा है कि ये जो दोनों का एक दूसरे, जो CH2 मॉलिक्यूल है और दोनों के बीच में क्या है, कार्बन कार्बन डबल मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों एक दूसरे से मतलब रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड आपको पता है ना कि सिग्मा बॉन्ड सबसे ज़्यादा रोटेशन करती है, तो सिग्मा बॉन्ड रहता तो रोटेट कर जाती है, बट यहाँ पे सिग्मा के साथ साथ पाई है, तो अगर आप रोटेट करोगे मीन्स ऐसे रखा हुआ है कोई भी चीज़ है, मान लो कि एक यहाँ एक बॉल यहाँ लगा दो, एक बॉल यहाँ लगा दो। अब पहले अगर मान लो आप खेलते हो ना, बच्चे जैसे खेलते हैं, दोनों साइड लगा रहता है, ऐसे ऐसे घुमा दोगे तो कोई नहीं, अब ये इसको दोनों को ऐसे करके घुमाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जैसे ही यहाँ पे दो बॉल लगा देंगे, ठीक है, तो ये आप घुमा नहीं पाओगे फिर, क्योंकि इसका दोनों का ऐसे एक ही नहीं, दो होल फेज अलग होगी, तो उसको घुमाओगे तो क्या होगा, टूटने के चांसेस होता है। ये दोनों मतलब क्या होगा ना, टूट जाएगा, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे से टूट जाएगा। तो ये यही बोल रहा है कि अगर ये दोनों को क्या बोलते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड होती है, कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गई तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से ये इसका जो मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो ये लिख लीजिए कि इसके मूवमेंट इसका रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, समझ गया। अब देखो, अब हमें बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड होते हैं ना कि पाई बॉन्ड की, वो लोकेटेड होता है अबव और बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्ड। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि ये वाली है, ये जो एक हमारी प्लेन ऑफ, ये जो इसका ये प्लेन था जो मैंने बताया अभी आपको कि एक प्लेन जाएगी उस सिमेट्री के, वो है, और इसके यहाँ एक तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगी इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ये वाली, और एक यहाँ पे नीचे आ जाएगी इसके, ठीक है, इसके बीच में नहीं होता। जैसे कि ये क्योंकि डंबल शेप है, तो ये डंबल शेप है, तो जिसकी वजह से एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, इसके बीच में कुछ नहीं होगा। हमारा जो एस ऑर्बिटल होती है, ये पी वाला था, एस ऑर्बिटल हमारा स्फेरिकल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड क्या होता है, इसका पूरा में स्फेरिकली हर जगह चला जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन इसमें हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, एक अबव होती है और एक बिलो होती है। तो यही हमें बता रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड है वो क्या होता है कि एक तो अबव होती है और एक बिलो होती है। तो इस वाले को भी लर्न कर लीजिएगा। NCERT है ना कि मतलब थोड़ा थोड़ा ध्यान देके अगर पढ़ो तो हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। चलिए समझ गए। और दिस रिजल्ट, इसके वजह से जो अबव और बिलो जो होती हैं उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट करता है इलेक्ट्रॉन बीइंग इजीली अवेलेबल टू द अटैकिंग रिएजेंट। अब इसकी वजह से इसका एक तो ऊपर साइड में है एक नीचे साइड में, जिसकी वजह से क्या होगी कि इजीली अटैक कर जाएगा, और जिसकी वजह से मतलब मान लो दूसरा आया तो दूसरे के साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बना देगा, और वो मोस्ट रिएक्टिव सेंटर बना देगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन का मोस्ट रिएक्टिव सेंटर बना देगा, ठीक है। और उसकी वजह से ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ये याद रख लीजिएगा कि ये अटैकिंग एजेंट होती है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव बिलो, और जिसकी वजह से एक मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह में हेल्प करता है। जैसे पाई बॉन्ड बनाती है ना, कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जैसे अल्काइन में बनती है, तो वही अल्काइन के फॉर्मेशन के बारे में ये हमें बता रहा है। अब देखो, अब हमें है ये क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ, हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा है आपको सिग्मा बॉन्ड बताने और पाई बॉन्ड बताने की। अब उसमें देखो क्या लिखा है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच। ये बात देखिएगा, याद रखिए, NCERT जो बोलता है वो ध्यान रखिए, ईच लिखा हुआ है। सो ईच मतलब क्या हुआ, जितने कार्बन्स हैं उस सारे के सारे कार्बन्स पे हमें एटम सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने हैं, ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, देखो पहला दिया हुआ है हमारे पास क्या है, पहला वाले को नोट कीजिए, लिखा हुआ है कार्बन। पहले वाले को देखिएगा तो आपको लिखा हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, सी, मैं इसको पूरा कंडेंस फॉर्म में लिख के दे रही हूँ, सी डबल बॉन्ड CH3। देखिए ये लिखा हुआ है हमारा, जनरली बेसिकली हमारा ये फॉर्म दिया हुआ है, समझ गए, ये फॉर्म दिया हुआ है कि एक है जो ये CH। अब देखो, अब इसमें आपको नॉर्मली हमें क्या निकालना है, आपको नॉर्मली इसमें आप निकाल सकते हो, ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हुआ, ठीक है। इसमें से एक सिग्मा होगी 2 पाई, यहाँ पे हमारी एक सिग्मा होती है 2 पाई, ये ऊपर वाली पाई है, नीचे वाली पाई है, बीच वाली क्या है सिग्मा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। चलिए, सो अब निकालना है ईच। सबसे पहले निकालो ईच का मतलब दिया हुआ है क्या कि आप पहले सबसे पहले निकालोगे कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंतर्गत, और फिर उसके बाद निकालोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। वैसे ही फिर निकालोगे कार्बन हाइड्रोजन का, और फिर ऐसे ही सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही सब, जैसे इसमें आपको पूरा क्लियर करके भी दे दिया हुआ है। देखो अगर हम उसमें देखो, और फिर इसमें कार्बन कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड दिया है, फिर कार्बन हाइड्रोजन का दे दिया है, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिया है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिया है, ठीक है। देखो तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, सिंगल बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, 1 और 2 हमारे पास है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है हमारे पास वो है 1 2 और एक 3 और एक 4, मतलब सिग्मा कितने होंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंतर्गत, समझ गए। देखो तो सिग्मा कितने होंगे, एक इसका, एक कार्बन, इस दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा, फिर इस दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा, फिर इस दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा, इस दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा, टोटल इज इक्वल टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का सिग्मा कितना आ गई 4। अब हमें निकालना है कि क्या बोलते हैं उसको, पाई
पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड निकालना है तो पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को पहले लेके चलो, ईच लिखा हुआ है तो मैं सबको कर रही हूँ, तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं हमारे पास, एक ही है तो एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है एक, इसमें सिग्मा है, जब भी बॉन्ड बनती है तो उसमें जैसे कि एक सिग्मा तो होना ही होना है कंफर्म, एक फॉर्मेशन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसमें एक सिग्मा पक्के से होगा और बाकी जो जितने भी होंगे वो कार्बन हमारा पाई हो जाएगा। जैसे कि डबल बॉन्ड में हमारे पास 2 बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होगी एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में जो होता है तो उसमें 3 बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा होगी बाकी दोनों पाई होगा। सो यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, अब पाई है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास पाई कितने हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो एक और दो पाई बॉन्ड हो गई। हाँ, अब हमें निकालना है हाइड्रोजन का सिग्मा, सिग्मा ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, तो क्या निकालना है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है और 3 यहाँ, तो टोटल हाइड्रोजन कितनी हो गई हमारे पास 3 4 5 6, सिंपली 6। तो समझ गए, चलो ऐसे ही निकालना था, तो ऐसे ही आप सेकंड वाला भी कर लोगे। चलिए सो ऐसे ही ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही अभी हमारी स्टार्टिंग है, बट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा कि आप जितना पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो आप आगे एक्स्ट्रा बुक में हाथ लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए सो अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको निकालना है कि आपको निकालना है कि स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वही वाला में लिखा हुआ है कि हम कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो दिया हुआ है। तो आप किस किस फॉर्म में कर सकते हैं उसको, कंप्लीट है, कंडेंस, कंडेंस का मतलब होता है कि जैसे मतलब ये होगी, ये वाली फेज हो गई हमारी, ये इसको हम कंडेंस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा है बॉन्ड लाइन, मतलब बॉन्ड जैसे कि ये वाली पेज है तो उसको हम बॉन्ड लाइन फेज बोलते हैं, तो उसी बेसिस पे करनी है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ये वाला बस आप पढ़ लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगी, इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इसके बाद है क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन कर लीजिएगा तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है, अब हमें बोल रहा है कि ये तो हमारा ये यहाँ तक फेज आपकी क्या थी 2 डायमेंशनल, अब हमें पढ़ना है कि 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो 3 डायमेंशनल फेजेस होती है जिसमें हम डैश वेज फेज पढ़ते हैं, वो वाली फेजेस पढ़नी है, ठीक है। तो आज रहने दीजिए और इसके बाद क्या बोलते हैं, अब आगे हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके बाय। और ठीक है पढ़ते रहो, फिर ऐसे ही इसको मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ है, ऐसे मैं अब रोज सीक्वेंस दूंगी तो आप इसके साथ नोट्स, इसके बाद अभी इतना उतना हार्ड नहीं था, जैसे कि इसमें हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो उस समय मैं नोट्स बना के दूंगी, इसमें इस सब का कुछ है नहीं, इसमें से उतना पूछता नहीं है, ठीक है। तो जिसमें से जितना पूछेगा ना हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज टाइम नहीं है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ से अटेम्प्ट होते हैं उस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। सो आप अभी पेशेंस मतलब रखिए, अब ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करेंगे, हमारा सारा हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो चैनल को, ओके बाय।